प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा काफ़ी दिनों से स्वास्थ्य की परेशानी के कारण वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। आज होने प्रारंभ की है। पिछले पाठों में हमने मिथुन लग्न की कुंडली में दो ग्रहों का एक साथ फल कुंडली के पंचम भाव तक डिस्कशन में ले लिया था। आज हम उन्हीं दो ग्रहों का षष्ठम भाव से अध्ययन होने प्रारंभ करेंगे। वे दो ग्रह जो पहले से ही हम मिथुन लग्न की कुंडली में प्रथम भाव से पंचम भाव तक लेते रहे हैं, सूर्य तथा बृहस्पति हैं। आज भी हमने सूर्य तथा बृहस्पति को ही मिथुन लग्न की कुंडली में षष्ठम भाव में अंकित किया है। अब अनुमान से उनके अंश भी अंकित करेंगे। अंशों की 3 श्रेणियां हमने बनाई हैं, 0 से 10 अंश, 10 से 20 अंश, 20 से 30 अंश। ये अंतिम पद अर्थात जैसे कि 10 है, ये प्रथम वर्ग में माना जाएगा और अगले वर्ग में 10.1 से प्रारंभ होगा। ठीक इसी प्रकार से 20 इसी वर्ग में माना जाएगा और अगले वर्ग में 20.1 से प्रारंभ होकर के अंतिम अंशों तक रहेगा। क्योंकि ये राशि 2 बार रिपीट हुई है, इसलिए ये भ्रांति हो जाती है कि ये 10 को 0 से 10 अंश की श्रेणी में रखें या 10 से 20 की श्रेणी में रखें। ये इस भ्रांति को स्पष्ट करने के लिए ऐसा बताया गया। अब हम सूर्य के अंश अनुमान से लिख लेते हैं 6 अंश और बृहस्पति के भी हम लिख लेते हैं 18 अंश। अनुमान से हमने इन दोनों के अंश अंकित किए। अब हम देखेंगे सूर्य यहाँ वृश्चिक राशि में है, 6 अंशों में किस नक्षत्र में पड़ेगा। देखिए, वृश्चिक राशि में 6 अंशों में अनुराधा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में 3 अंश 20 कला तक विशाखा नक्षत्र है, तब उपरांत 16 अंश 40 कला तक अनुराधा नक्षत्र है, इसलिए ये यहाँ अनुराधा नक्षत्र में पड़ेगा। अब हम वृश्चिक राशि में ही बृहस्पति को देखते हैं, जिसके यहाँ 18 अंश है। 18 अंशों में बृहस्पति ये ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में 16 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, इसलिए ये ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। यहाँ सूर्य अनुराधा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि होता है, जो कि सूर्य का शत्रु है, अर्थात सूर्य शत्रु नक्षत्र में, परंतु अपने मित्र मंगल की राशि में, जो कि मंगल ही वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। इस और मंगल सूर्य का मित्र है, परंतु वृश्चिक राशि इसके मित्र की होते हुए भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। मेष राशि उत्तम कही गई है और वृश्चिक राशि में कुछ कुटिल गुण माने गए हैं। इसमें कुछ कुटिल गुण भी सन्निहित हैं, थोड़ी क्रूर होती है और मेष राशि के समान उत्तम नहीं होती। बृहस्पति 18 अंश में ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध। जटिल नक्षत्र है।
क्योंकि ये नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आता है। गंडमूल नक्षत्र अर्थात जिन्हें सामान्यतः मूल नक्षत्र भी कहते हैं। वैसे मूल नक्षत्र तो एक ही होता है, परंतु इन सबको सामान्य व्यवहार में मूल नक्षत्र कहते हैं, जो कि 3 पेयर में है। उन 3 पेयर में सर्वप्रथम है अश्विन नक्षत्र। इसी श्रेणी में हर अगला 9वां नक्षत्र जब हम लेंगे तो वो मूल नक्षत्र में आ जाएगा, 9वां और 10वां, फिर उसके बाद 18वां और 19वां और अंतिम 27वां। जो भी श्रेणी में आएगा वो श्लेषा है, मघा है, ज्येष्ठा, मूला है, अश्विनी और रेवती हैं। ये 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आते हैं, जिनको व्यवहार में मूल नक्षत्र कहते हैं, लेकिन ये गंडमूल नक्षत्र होते हैं, जटिल नक्षत्र होते हैं, ये संधि के करीब होते हैं। अतः ये बृहस्पति यहाँ संधि नक्षत्र में चला गया, गंडमूल नक्षत्र में, जो इसके मित्र का नक्षत्र नहीं है। बुध का नक्षत्र है, बृहस्पति और बुध में मित्रता नहीं है। यद्यपि बुध एक सामान्य ग्रह है, परंतु बृहस्पति का मित्र नहीं है। यहाँ बृहस्पति अपने शत्रु के भांति के नक्षत्र में ही है। अब देखिए यहाँ सूर्य किस भाव का स्वामी है? द्वितीय भाव का स्वामी होकर के सूर्य यहाँ षष्ठम भाव में बैठ गया है। द्वितीय भाव वाणी का कारक, वाणी का कारक सूर्य। तीखी वाणी होती है, क्रोध भरी वाणी होती है, ओज भरी वाणी होती है, प्रभावशाली वाणी होती है, और उस वाणी का स्वामी होकर के षष्ठम भाव में बैठ गया है। और षष्ठम भाव का कारक भी सामान्यतः बुध को ही कहा गया है। वैसे कुछ विचारों के अनुसार षष्ठम भाव में एक से अधिक ग्रह कारक बन जाते हैं। शुक्र को भी इसका कारक सनिहित कहा गया है। भांति भांति की कथाएं हैं, परंतु जिस प्रकार से पहले भाव का स्वामी कारक मंगल, दूसरे का कारक, इसी प्रकार से आगे जो बढ़ते चले गए हैं बृहस्पति, फिर तीसरे का स्वामी, चौथे का स्वामी, कारक, दोनों में भेद है। स्वामी में कारक में भेद है। कारक अलग विषय है, स्वामी अलग विषय है। स्वामी तो यहाँ दूसरे भाव का बृहस्पति बन गया, इस समय सूर्य बनता है, और लेकिन कारक इसका बृहस्पति बनता है। वाणी का कारक होकर के, वाणी का स्वामी होकर के, द्वितीय भाव का स्वामी होकर के ये यहाँ षष्ठम भाव में बैठा है। वाणी का स्वामी जब भी षष्ठम भाव में चला जाता है, वाणी को दूषित कर देता है, और यदि कुटिल ग्रह हो तो वो झूठा भी बना देता है। परंतु यहाँ इसमें वाणी में दोष आ जाता है। सूर्य की स्थिति झूठा बनाने वाली नहीं होती, लेकिन अच्छी स्थिति की वाणी नहीं रहती। क्रोध भरी वाणी हो जाती है, गाली गलौच भी करने लगता है ऐसा व्यक्ति गुस्से में आकर के, और सामान्य व्यवहार में जो बातचीत की जाती है उसमें ये अपना प्रभाव दिखाने का, अनावश्यक प्रभाव दिखाने का प्रयास करने की स्थिति में यहाँ सूर्य है, कि जैसे इसी व्यक्ति की बात को सब लोग माने, ये स्थिति यहाँ है। फिर बृहस्पति इसके साथ है, ये किस भाव का स्वामी है? देखिए बृहस्पति 5, 6, 3, सॉरी कुछ त्रुटियां हो गई लिखने में, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से यहाँ अब सूर्य पहले त्रुटिवश ऐसा हुआ, यह तृतीय भाव का स्वामी होकर के अब यहाँ षष्ठम में है। पहले की अपेक्षा गुणों में परिवर्तन आ गया है, लिखने में त्रुटि हुई, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। तृतीय भाव का स्वामी होकर के जब भी सूर्य षष्ठम में आएगा, पराक्रम में दूषितता आ जाएगी। व्यक्ति ऐसी दिशा में कर्म करने का प्रयास करेगा, ऐसी दिशा में अपना जोश दिखाएगा जो उसको हानि पहुंचाए।
क्योंकि यह पराक्रम का भाव है। और इस भाव से छोटे भाई को भी देखा जाता है। छोटा भाई यदि इस व्यक्ति का होगा तो वो बीमार रहेगा, क्योंकि छोटे भाई का जो कारक है वो यहाँ सूर्य षष्ठम भाव में चला गया, छोटा भाई बीमार रहेगा, पराक्रम गलत दिशा में होगा। और इस प्रकार के जो लक्षण हैं और भी घटित होंगे, जैसे इस व्यक्ति को दाएं कान में कुछ विकार हो सकते हैं, जैसे कि पित्त वृद्धि से, क्योंकि सूर्य पित्त का कारक है, पित्त वृद्धि से होने वाली बीमारियां, अर्थात कान में घू घू की आवाज़ आ सकती है, कान की हड्डी में विकार आ सकता है, सुनने में दिक्कत हो सकती है, देर सवेर ऐसा होगा। बृहस्पति अब यहाँ सप्तम भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, साथ में दसम भाव का स्वामी भी होकर के बैठा हुआ है, और षष्ठम भाव को सामान्यतः उत्तम भाव नहीं कहा जाता, इसलिए यहाँ वैवाहिक सुखों को बिगाड़ने के लिए बैठा है। यद्यपि बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह है वैवाहिक सुखों के लिए, परंतु सप्तमेश होकर के जब कोई ग्रह षष्ठम भाव में चला जाता है उस भाव के सुखों को नष्ट करने का प्रयास करता है। इसलिए यहाँ बृहस्पति वैवाहिक सुखों को, उत्तम ग्रह होते हुए भी वैवाहिक सुखों को कम करेगा, और साथ में नपुंसक ग्रह के नक्षत्र में है, इसलिए वैवाहिक सुखों को बिगाड़ेगा। साथ में तलाकवादी ग्रह अर्थात विद्वेष कराने वाले ग्रह के साथ है, ये दोनों स्थितियां यहाँ होंगी। यद्यपि बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह कहा गया है, परंतु ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक सुख चलेगा, रुकेगा, अर्थात मधुरता में कमी आ जाएगी। वैवाहिक सुख तो चलेंगे परंतु मधुरता में कमी आ जाएगी। साथ ही ये कर्म भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठा हुआ है सूर्य के साथ में, अपने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर्म भाव का स्वामी अपने से नवम बैठा हुआ है। कोई भी ग्रह जब अपने से नवम होता है लाभ देता है, परंतु ये सप्तमेश भी है, व्यापारिक भाव का स्वामी होकर के भी यहाँ बैठा है, तो व्यापार को तो ये हानि पहुंचाएगा। ऐसी व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि कर्म का स्वामी अपने से नवम है, ऐसी व्यक्ति को चाहिए व्यापार से बचे और नौकरी कर ले। व्यापार में हानि होगी, अच्छा नहीं चलेगा व्यापार, हानि होगी, और हानि का प्रकार होगा स्वयं का प्रयास। क्यों? क्योंकि ये इसका कर्मेश अपने से नवम है, तो जो भी कर्म करने का प्रयास करेगा लाभ के लिए, परंतु व्यापार का स्वामी हुआ ये षष्ठम में गया, अपने ही कर्म से घाटा। ऐसी दिशा में प्रयास करे ताकि हानि हो जाए। अब यदि हम दोनों को समग्र रूप से देखें तो सूर्य पीड़ित हो गया, अपने शत्रु के नक्षत्र में शनि के, सूर्य पर छाया आ गई, दाग आ गया, और वृश्चिक राशि में है, इसलिए सूर्य यहाँ पीड़ाकारी हो गया। परंतु यदि बृहस्पति के साथ मिलाकर देखें सूर्य बृहस्पति को, और ये ज्येष्ठा बुध के नक्षत्र में, तो व्यापार को प्रोटेक्ट करने की स्थिति में भी आ गया। ऐसी स्थिति में सूर्य के सहारे से व्यक्ति मेहनत तो करे, जो कि पराक्रम का स्वामी है, और बृहस्पति उसको साधने का प्रयास भी करे, इसलिए व्यापार 50-50 चले। सामान्यतः ऐसा माना गया है कि षष्ठम भाव में सूर्य और बृहस्पति की युति बुरी नहीं होती, अगर युति के रूप में देखें मध्यम फलकारी होती है। वो बात अलग है कि सप्तमेश है, वैवाहिक सुखों को बाधित तो करेगा, लेकिन तदुपरांत भी इसका वैवाहिक सुख चलता रहेगा, बाधित अवश्य होगा। इस प्रकार का लाभ यहाँ इन दोनों ग्रहों की युति से मिलेगा। सामान्य रूप से देखें तो बहुत बुरा भी नहीं है ये योग, यहाँ बहुत बुरा तो नहीं है, परंतु क्योंकि भावों के स्वामी ऐसे भावों के स्वामी हैं जो अच्छे भाव हैं, और उन भावों के स्वामी होकर के जब षष्ठम में गए हैं तो हानि तो होगी। यही युति जब हम यहाँ से दोनों ग्रह एक साथ द्वादश भाव को देखते हैं, देखिए अपनी सप्तम दृष्टि से जब द्वादश भाव को देखते हैं, खर्चों को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति धर्म की तरफ खर्च करने का प्रयास करेगा,
परंतु वो प्रयास बहुत ज्यादा सफल होने वाला नहीं है। कारण क्योंकि ये भाव ऐसे खर्चों को बढ़ाएगा जो बहुत अच्छा फल न दे। द्वादश भाव पर किसी भी ग्रह का प्रभाव उत्तम नहीं कहा गया है, खर्चे बढ़ाएगा। रोग के भाव में बैठा हुआ है तो रोगों पर खर्चा कराएगा। सूर्य उसके साथ है, इसलिए सिर की समस्या देगा। सिर का सिर सूर्य के अधीन आता है, इसलिए सूर्य के प्रभाव के कारण जो अनुराधा नक्षत्र में होकर के दूषितता आई है सूर्य में, सिर में दिक्कत होगी, इसलिए सिर की चिकित्सा में ये युति खर्चा कराएगी। सूर्य यहाँ पित्त का कारक है, इसलिए वृक्क में, किडनी में भी कोई खराबी हो सकती है, उस पर भी खर्चा होगा। यात्राओं पर भी खर्चा होगा। जो यात्राएं ये अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करें, लेकिन उसमें इसे बहुत लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों अच्छे ग्रह जब द्वादश भाव को देख रहे हैं तो खर्चों को ही बढ़ाएंगे। ऐसा व्यक्ति तीर्थ यात्राओं पर भी जाया करता है। अब उन तीर्थ यात्राओं से उसे कितनी प्राप्ति होगी वह बात अलग है। अनायास खर्चे करके भी आएगा, जैसे अपने दोस्तों के साथ जाए और दोस्तों का खर्चा भी स्वयं उठाए। इस प्रकार का यहाँ बनता है। यही बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से अपने भाव को देखता है, 1 2 3 4 5। तो इस स्थिति से जब देखें, अपने से नवम और स्वयं से अपने पंचम को देखें, यदि ये व्यक्ति थोड़ा प्रयास करे तो उसे अच्छा रोजगार मिल सकता है, को अच्छा पद भी मिल सकता है। क्यों? स्वयं से नवम है और अपनी पंचम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो मेहनत करे, प्रभु का भजन करे, तो उसे अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छा पद भी मिल सकता है। क्योंकि मीन राशि है, देर में फल देती है, इसलिए ऐसा फल देर में मिलेगा, उसे पद की प्राप्ति देर में होगी। ऐसी स्थिति यहाँ बनती है। अब यही सूर्य जब अपनी नवम दृष्टि से देखी द्वितीय भाव को देखेगा तो ये षष्टम का प्रभाव वहां ले जाएगा और यहां कर्म का स्वामी होकर के देख रहा नवम भाव को आय की प्राप्ति कराएगा। परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास कराएगा, परंतु वाणी पर बैठा है, वाणी को झूठा करेगा। व्यक्ति मीठा बोलेगा, परंतु उसकी वाणी में झूठ होगा। झूठा मार्ग अपनाकर धन संचय करने का, धन कमाने का प्रयास करेगा। झूठी वाणी को सन्निहित करके धर्म का प्रचार करने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये धर्म का ग्रह है और वाणी को देखता है, इसलिए इसके भाषण में झूठ होगा। इस प्रकार का फल इन दो ग्रहों से यहां बनता है। अब इनका उपाय क्या करें, ये प्रश्न उठता है, क्योंकि ये दूषित हो गए यहां जाकर। ये उपाय क्या करें, क्योंकि सूर्य यहां अपने मित्र की राशि में है, इसलिए ये यहाँ तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव बुरा नहीं होता, इसलिए यहाँ मंत्र जाप मांगता है, दान नहीं मांगता है, मंत्र जाप मांगता है। परंतु ध्यान रहे, सूर्य का नग यहाँ ना पहन लिया जाए। अगर यहाँ नग पहन लिया जाएगा तो बीमारी बढ़ेगी और व्यक्ति झगड़ालू हो जाएगा, इसलिए सूर्य का नग यहाँ ना पहने। बृहस्पति क्योंकि कर्म भाव का स्वामी भी है और व्यापार भाव का स्वामी भी है, दोनों के गुणों को लेकर के सष्टम में बैठा है। ध्यान रहे, इसका नग ना पहन लिया जाए, इसके दान किए जाएं। अच्छे भाव का स्वामी जब खराब भाव में, घटिया भाव में बैठता है, उसके दान किए जाएं। धर्म के कार्यों में खर्चा किया जाए, धर्म स्थलों पर पुण्य किए जाए, तो इनमें बल आएगा।
क्योंकि सूर्य शनि के नक्षत्र में है, इसलिए शनि के भी दान किए जाए, काले वस्त्रों का दान किया जाए। इस प्रकार के उपाय यहाँ इनके बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वह अपने परिवार के साथ जुड़कर रहे, भाई बंधुओं के साथ जुड़कर रहे, क्योंकि भाई का कारक होकर के यहाँ बैठा हुआ है, भाई भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठा हुआ है। भाइयों से जुड़कर रहे, मदद मिलेगी, सुख मिलेगा। ये उपाय इसके बनते हैं। इस प्रकार प्राप्तियां, कर्म और उपाय तीनों बातें यहाँ हो जाती हैं। इस प्रकार आज का पाठ समाप्त होता है, पूर्ण होता है। हो सकता है आपको भाया हो। यदि आपको भाया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।